कभी सोचा है कि कोई देश दिवालिया होने के इतने करीब आ जाए कि उसके पास बाहर से जरूरी सामान मंगाने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों के पैसे बचे? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 1991 में भारत की असलियत थी। जी हाँ, 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग ढहने की कगार पर थी। देश का खजाना करीब करीब खाली हो चुका था। पेट्रोल, डीजल जैसे जरूरी सामानों को आयात करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। आप सोच सकते हैं हालात कितने ज्यादा गंभीर हो गए थे। ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी थी। तो सवाल ये है कि भारत ने इस मुश्किल हालात से खुद को बाहर कैसे निकाला। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये संकट क्यों आया, इसका क्या साहसी समाधान निकाला गया और उन सुधारों की क्या विरासत रही जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी। सबसे पहले इस संकट की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। आखिर देश इस हाल में पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आप इसे अपने घर के बजट की तरह सोचिए। अगर आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी से ज्यादा हों तो आप क्या करेंगे? आप कर्ज लेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि उसे चुकाना नामुमकिन लगने लगेगा। बस यही हाल देश का हो गया था। सालों के कुप्रबंधन के चलते सरकारी खर्चे बेतहाशा बढ़ गए थे और आमदनी उतनी नहीं थी। नतीजा, कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जो संभाले नहीं संभल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की ये बात उस समय की सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। मामला सिर्फ गिरते हुए आर्थिक आंकड़ों का नहीं था। सवाल ये उठने लगा था कि क्या भारत का जो विकास का मॉडल है वो वाकई लोगों की जिंदगी बेहतर बना भी रहा है या नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो गए और दुनिया का कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब भारत को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने सोचा हो। भारत ने मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मदद तो की, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। इस कर्ज के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी थीं। भारत को अपनी दशकों पुरानी आर्थिक नीतियों को बदलना था, बाजार को खोलना था और अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम करना था। और इसी का नतीजा थी नई आर्थिक नीति यानी NEP। आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा था। इसका मकसद था कंपटीशन बढ़ाना और ग्रोथ के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना। इन सुधारों को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह से LPG के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर असल में इनका मतलब क्या था और इनसे क्या बदला। देखिए, उदारीकरण का सीधा सा मतलब था लाइसेंस राज का खात्मा। पहले किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारे सरकारी लाइसेंस और परमिट लेने पड़ते थे, जिसमें सालों लग जाते थे। इस सुधार ने वो सब रुकावटें हटा दी, जिससे देश में नए बिजनेस और कंपटीशन की एक नई लहर आ गई। अगला है निजीकरण। इसका मतलब था कि सरकार अपनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके पीछे का मकसद था कि ये कंपनियां और बेहतर तरीके से काम करें, मॉडर्न बने और उनमें प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी लगे। और आखिर में वैश्वीकरण। इसका लक्ष्य था भारत के बाजार के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देना। इससे विदेशी कंपनियां, नई टेक्नोलॉजी और विदेशी निवेश आसानी से भारत आ सके। भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन रहा था। और इसका एक जबरदस्त नतीजा निकला, आउटसोर्सिंग। भारत के पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं की वजह से देश IT और बिजनेस सर्विसेज का ग्लोबल हब बन गया। इसने लाखों नौकरियां पैदा की और भारत के मिडिल क्लास की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो अब लगभग 3 दशक बाद इस बड़े बदलाव का असर क्या रहा है? चलिए इसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं, इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है वो है सर्विस सेक्टर की जबरदस्त ग्रोथ। ये सेक्टर भारत की इकोनॉमी का इंजन बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र, जिस पर आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर है, उसकी ग्रोथ उतनी तेज नहीं रही। और विदेशी निवेश को देखिए, ये सिर्फ बढ़ा नहीं, इसमें तो जैसे एक तूफान आ गया। जो निवेश पहले सिर्फ $100 मिलियन था, वो बढ़कर $30 बिलियन तक पहुंच गया। इसने भारत के इंडस्ट्रीज का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो क्या ये पूरी तरह से एक कामयाब कहानी थी? सच कहूं तो असल तस्वीर थोड़ी और जटिल है। एक तरफ इन सुधारों ने देश को जबरदस्त ग्रोथ दी,
विदेशी निवेश आया। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इससे उतनी नौकरियां पैदा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थीं और अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। तो 1991 के सुधारों ने भारत को एक नए आर्थिक रास्ते पर तो डाल दिया, लेकिन इसने एक बहस भी शुरू कर दी जो आज तक चल रही है। विकास की कीमत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम ये कैसे पक्का करें कि तरक्की का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी ढूंढ रहा है।